हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए राजनीतिक विज्ञान क्लास 12th की जो अध्याय 2 है, दो ध्रुवीयता का अंत का प्रश्न उत्तर लेकर के आई हूँ और इसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जो MCQs क्वेश्चन दिए हैं मैंने सबके उत्तर लिखे हैं और ऑप्शन जो थे वो नहीं डाला है, आप देख लीजिएगा अपनी पुस्तक से। पहला क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है इसका, जनता को आर्थिक आजादी थी। आप सभी को पता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी, सारे कार्य वहां की सरकार के नियंत्रण में होते थे, तो इसलिए ये जो कथन है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काल क्रमानुसार सजा को, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस उसके ऑप्शन लिख दिए हैं कि क में कौन सा था, घ में कौन सा था, ग में डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने। पहले आएगी रूसी क्रांति, फिर अफगान संकट, फिर बर्लिन दीवार का गिरना, फिर सोवियत संघ का विघटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? आंसर है इसका घ, मध्य पूर्व में संकट। आगे मेल बैठाए वाले में डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, इधर आपका क्वेश्चन दिया है और इधर जो मैंने करेक्ट आंसर है उसे ही लिखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मिखाइल गोबवार्च का आंसर है, सुधारों की शुरुआत की थी उन्होंने। शॉक थेरेपी मतलब आर्थिक मॉडल, रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, वार्सा सैन्य समझौता। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान में सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित है, तो उत्तर होगा इसका समाजवाद। दूसरा है, सोवियत संघ द्वारा बनाए गए संघ गठबंधन रिक्त स्थान था, वार्सा पैकेट था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, इसमें समाजवादी ही आपको ब्रैकेट में लिखना है। अगला क्वेश्चन है घ, मिखाइल गोबवार्च ने 1885 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की थी, ये मिखाइल गोबवार्च जी इसका उत्तर है। अगले का उत्तर है, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, बर्लिन की दीवार। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आपका यूनिट टेस्ट भी अगर होगा तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके भी उत्तर समझ लेते हैं हम। सोवियत अर्थव्यवस्था को किस पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें? तो इसका उत्तर देखते हैं, सोवियत संघ ने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया तथा अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। इसको हमने पाठ्यक्रम में भी पढ़ा था कि जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, समाजवादी, और अमेरिका ने पूंजीवादी, और यही सोवियत संघ की नीति की वजह से ही उसका विघटन हुआ था। सोवियत अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली जो 3 विशेषताएं दोनों में, आइए देखते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वाले देशों के विपरीत सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, पूर्णतः यह राज्य के कंट्रोल में थी, ये जो भी आपका सोवियत संघ की व्यवस्था थी। फिर पूंजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया गया था, वहां पे प्राइवेट कंपनी की गई थी, और सोवियत संघ में सारी कंपनियां, सारा जो भी कार्य है वो सभी राज्य या सरकार के नियंत्रण में होता था। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, सोवियत के उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य और सरकार का नियंत्रण था। अगला इसमें विशेषता है, सोवियत संघ केंद्रीकृत था जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ सरकार के इर्द गिर्द थी, और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबके पास थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन बातों के कारण गोबार्ट सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? देखते हैं क्या थे वो।
सन 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच बने। उन्होंने सोवियत संघ में सुधार के लिए गलोस्त्र खुलापन तथा पुनर्गठन की नीति को अपनाया था। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ में नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और नौकरशाही का प्रभाव पूर्णतः बढ़ता जा रहा था और सोवियत प्रणाली फंस गई थी, क्योंकि वहां के जो लोग थे ना, उनके अंदर विद्रोह की भावना आ गई थी। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, वहां के लोगों में ये हाल हो गया था कि वो लोग अब वहां से आजादी चाहते थे, उस जगह से आजादी चाहते थे, इसलिए वो लोग वहां से निकलना चाहते थे, दीवार तोड़ना चाहते थे, उस नीति को अपनाना नहीं चाहते थे। अब वो सोवियत संघ वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था, क्योंकि उन्हें बाकी देशों के बारे में पता चल गया था कि बाकी देशों की जो हालत है वो इनसे ज्यादा अच्छी थी। इसलिए अब यहाँ देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग। नौकरशाही के निर्देश में पूरी सोवियत प्रणाली फंस गई थी, जो कि सत्तावादी थी। इस कारण लोगों का जीवन बहुत कठिन था और गतिरुद्ध प्रशासन, भ्रष्टाचार, शासन में जनता पार्टी की भागीदारी का ना होना, इन सभी बातों के कारण गोर्बाच को सुधार करने के लिए मजबूर हो गया। आप सभी को मालूम है कि वहां की हालत बहुत खराब थी और जनता पार्टी में भी विद्रोह होने लग गया था, अंदर पार्टी में विद्रोह हो गया था, लोग छोड़ रहे थे, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया था। इसी वजह से गोर्बाच को सुधार की पद्धति अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। बच्चों, इन उत्तरों को आप अपने मन से भी थोड़ा बहुत करके लिख सकते हैं, समझ करके। जरूरी नहीं है कि आपको किताबी ही एकदम लिखना जरूरी होता है, बट हाँ, मिलता जुलता ही लिखना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ और लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? आइए देखते हैं, शॉक थेरेपी क्या थी। इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आपने देखा होगा ना, पिक्चरों में शॉक दिया जाता है, जो पागल खाने में होते हैं उनको ज्यादा शॉक दिया जाता है उनको ठीक करने के लिए। तो ये वही बात कर रहे हैं। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण को मॉडल को अपनाने को कहा गया था, क्योंकि वहां की जो नीति थी ना, वो बहुत ही खराब थी और वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी अब डूब रही थी। इसीलिए इसको विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निर्देश दिया था कि उसको साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन करना चाहिए। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। प्रत्येक देश पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना चाहता था, अर्थात सोवियत संघ के दौर ही हर संरचना में पूरी तरह मुक्ति पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मितलियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व हो गया था। तो यहाँ पे जो था वो शॉक थेरेपी इसलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि सभी साम्यवाद से पूंजीवाद में जाना चाह रहे थे, सभी निजी स्वामित्व पे जाना चाह रहे थे, सभी ये नहीं चाह रहे थे कि जो भी वहां पे रोजगार हो, कंपनी हो, व्यापार हो, सभी से सरकार के नियंत्रण में ना रहे, पर मतलब इंडिविजुअली हर किसी के पास पहुंचे, ताकि सबके भी जो कार्य है वो कार्य में अच्छा हो पाए। आगे देखते हैं क्या है इसमें। शॉक थेरेपी के कारण अर्थव्यवस्था के बाहरी व्यवसायों के प्रति बुनियादी तौर पर परिवर्तित हो गए थे। बाहरी तौर पर बाहरी व्यवसायों के प्रति वो लोग परिवर्तित हो गए थे। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना आवश्यक माना गया। अब यह स्वीकार कर लिया गया कि अधिक से अधिक व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। ये आप पढ़े भी होंगे कि मतलब जितना व्यापार करेंगे उतना प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगी। इसीलिए ये मान लिया गया आखिरी में कि जितना हम व्यापार में ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन के पक्ष और विपक्ष में एक लेख लिखे। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसा परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसका पक्ष में तर्क है, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में रह गया। सुरक्षा के लिए हमें अमेरिका गुट में चले जाना चाहिए।
अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी है और साथ ही परमाणु हथियार की दृष्टि से भी ये संपन्न है। विपक्ष में इसका तर्क है, सोवियत संघ ने 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत के आर्थिक तथा तकनीकी विकास में बहुत मदद की। भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए सोवियत संघ से तकनीकी सहायता की। आर्यभट्ट और एप्पल इस मित्रता के प्रतीक थे। तो ये था बच्चों सारा अध्याय 2 का सोवियत दो ध्रुवीयता का जो भी प्रश्न उत्तर है ये था। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आंसर थोड़े भी समझ में आए होंगे तो लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।